हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो आप सोचिए पहले इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, मिजोरम। तो मिजोरम मंत्रिमंडल ने 22 मई 2020 को राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयटे ने यह जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। मिजोरम ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य है। इससे राज्य में रोजगार भी बढ़ेंगे क्योंकि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मिजोरम ने फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई है। वहाँ के खिलाड़ी हमारे देश के अलग अलग क्लबों के लिए खेलते भी हैं। मिजोरम ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से खेल जगत में अपनी हमेशा ही सर्वदा अलग पहचान बनाई है, जो कि फुटबॉल को लेकर रही है। और खेल जो है वो राज्य सरकार का मुद्दा होता है। खेल सदैव राज्य सरकार का मुद्दा रहा है। इसमें केंद्र का सीमित योगदान होता है। केंद्र इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अब बढ़ते हैं हमारे आज का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, असम। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, आप सोचिए पहले। तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो सबको रोजगार मिलेगा, इस योजना के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड दिए जाएंगे। सरकार ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस से हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए, 25 मई को, बी, 20 मई को, सी, 26 मई को, या डी, 22 मई को। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। अब ये 25 मई को क्यों मनाया जाता है, थायराइड क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। तो 25 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना व थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को बताना है। लोग इसके बारे में जाने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ये विश्व थायराइड दिवस 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया, जिसके बाद में इसे लैटिन अमेरिका थायराइड सोसाइटी LATS और एशिया एसोसिएशन थायराइड एसोसिएशन AOTA के साथ मिलकर रोगियों के थायराइड रोग, डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सकों के लिए बनाया जाने लगा। जो लोग थायराइड से बचाव के लिए जो डॉक्टर लगे हुए हैं, जो चिकित्सक कर्मी लगे हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। और विश्व थायराइड दिवस हम जानते हैं कि ये 25 मई को हर वर्ष बनाया जाता है। अब ये थायराइड रोग क्या है?
थायराइड तितली के आकार का एक ग्रंथि है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है। थायराइड जो इसके अंदर रोग होता है वो हमारी तितली के आकार के ग्रंथि जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित है। इकोड्रोन ग्रंथि भी में होता है, जो ये तितली जैसे आकार की ग्रंथि है जो इकोड्राइन ग्रंथि में हमें थायराइड पाया जाता है, जो गले में T3 थायरोक्सिन और T4 ट्रायोडोथायोनिन का निर्माण करती है। थायराइड ग्रंथि शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH नामक जो हार्मोन बनाती है, उससे शरीर में एक एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड हार्मोन कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म, अचानक वजन बढ़ना होता है इसका, और थायराइड हार्मोन में वृद्धि हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनती है। आहार में उचित आयोडीन का स्तर बनाए रखना और कच्ची गोइट्रोजेनिक सब्जियों के उपयोग को सीमित करना थायराइड रोगों से बचाव में मददगार रहा है। अब बढ़ते हैं हम आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है A गीता श्रीवास्तव, B अमीषा चतुर्वेदी, C मीरा राव, D जाह्नवी फूकन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा D जाह्नवी फूकन, जिन्हें फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम जानते हैं कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो FLO एक ग्रुप है वो क्या है, और जाह्नवी फूकन के बारे में कुछ जानकारी। FLO फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने असम की उद्यमी जाह्नवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। फीकी FLO महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंड में 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करता है। अब जाह्नवी फूकन के बारे में कुछ जानते हैं। जाह्नवी फूकन एक उद्यमी हैं और नेशनल टूरिज्म अवार्ड विजेता 2 कंपनियों जंगल ट्रेवल्स इंडिया और JTI ग्रुप के तहत असम बंगाल नेविगेशन कंपनी की सह संस्थापक भी है। इन्हें इको टूरिज्म और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य व योगदान के लिए 2018 में असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी द्वारा डी लीट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ये एक फेमिनिस्ट है जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। अब बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन UN संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है A आशा त्रिपाठी, B नीलम खन्ना, C राधिका विशाख, D सुमन गवनी। तो इसका उत्तर होगा D सुमन गवनी, जो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला बनी है, सुमन गवनी। अब सुमन गवनी क्या है, कौन है, और ये UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होना इन्हें क्यों दिया गया उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। भारतीय सेना की अधिकारी है सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुमन गवनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। भारत को पहली बार व ब्राज़ील के लिए दूसरी बार यह अवसर है। ब्राज़ील को एक बार पहले भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ब्राज़ील सेना की कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो अराउजो संयुक्त राष्ट्र के सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मिशन पर कार्य कर रही है, जिन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
मेजर सुमन गवनी, जो मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी के पोखर गांव में रहने वाली है। उन्होंने 2010 में भारतीय सेना में बतौर अफसर प्रशिक्षण पूरा किया और साल 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुई और उन्होंने बाद में आर्मी में सिंगल कॉर्प्स ज्वाइन किया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। नासा ने हाल ही में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम, हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? ए एलन स्टोफन, बी नैन्सी ग्रेस रोमन, सी माइकल डी ग्रिफिन, डी जेम्स हेंसन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी नैन्सी ग्रेस रोमन, जिनके नाम से वृष्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप किया गया है। तो हम जानते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन कौन थी, इसके बारे में कुछ जानकारी। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप वृष्ट का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप 2025 में जिसे लॉन्च किया जाएगा। नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें हर्बल स्पेस टेलीस्कोप की माता के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। वर्ष 2018 में रोमन का निधन हो गया और उन्हें एक ज़बरदस्त वैज्ञानिक विरासत अपने पीछे छोड़ गई। वर्तमान में हर्बल स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली और उत्पादक स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। अब बढ़ते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवां क्वेश्चन। हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए राजेश सिन्हा, बी एम के प्रसाद, सी पी के नायर, डी राजीव नायक। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत पी के नायर को नियुक्त किया गया है। तो पी के नायर, जिन्हें नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये पहले क्या कार्य करते थे, किस पद पर हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। और पहले नाइजर गणराज्य का राजदूत कौन था जिसका ये स्थान लेने वाले, इसकी जानकारी हम देते हैं। अब केंद्र सरकार ने पी के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। फिलहाल यह वर्तमान में हबन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। इनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्तर पर होगी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ था। वे कौन थे? अभिनेता थे, बी लेखक थे, सी वैज्ञानिक थे, डी पूर्व मुख्यमंत्री थे कोई। तो इसका क्या आंसर होगा? मोहित बघेल एक अभिनेता थे जो कि एक सुप्रसिद्ध फिल्म जो जिसमें सलमान खान के साथ उन्होंने कार्य किया था, रेडी फिल्म के अंदर। और भी ये मतलब अच्छे खासे एक्टर भी थे और ये कई दिनों से एक लंबी कैंसर बीमारी से लड़ रहे थे और एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी रह चुके हैं अपने टाइम में। और इनका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा है हमेशा। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है। वे कौन थे? ए साहित्यकार थे, बी गणितज्ञ थे, सी अभिनेता, या डी वैज्ञानिक थे। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन जो कि एक साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। मशहूर उर्दू लेखक व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन का हैदराबाद में निधन हो गया।
वे 84 साल के मुज्तबा हुसैन ने 84 साल के मुज्तबा हुसैन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए थे, जब इन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी। उन्हें 2007 में पद्मश्री सम्मान मिला था। इनकी कई किताबें हैं जो राज्यों में उर्दू पाठ्यक्रमों में शामिल की गई हैं। उनकी किताब अमेरिका घास काट रहा है और यात्रा वृत्तांत है जापान चलो जापान चलो, जो कि काफ़ी पढ़े गए हैं लोगों द्वारा। एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए अमित त्रिवेदी को, बी अनुज रामेश्वर को, सी नरेंद्र बत्रा को, या डी गोविंद नागर को। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र बत्रा, जिन्हें ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है और ओलंपिक चैनल जो आयोग है उसका कार्य क्या होता है और नरेंद्र बत्रा किस पद पर हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। ओलंपिक चैनल आयोग IOC 70 IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसे के संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले 2014 से 2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं और 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही वे 2003 से 2013 तक दिल्ली के एक जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला दारूवाला का निधन हुआ है। वो कौन थे? एक ज्योतिषी थे, एक वैज्ञानिक थे, सी गायक थे, या डी अभिनेता थे। तो इसका क्या आंसर होगा? बेजान दारूवाला एक ज्योतिषी थे। 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वह विभिन्न तकनीकों के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे। वह वैदिक ज्योतिष, न्यूरोलॉजी, हाथ देखना समेत कई तकनीकों के ज्ञाता थे। वह अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर भी भविष्यवाणी किया करते थे और उनकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी भी थे बेजान दारूवाला। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत योगी का निधन हुआ। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उस राज्य की राजनीति सदैव ही इनके इर्द गिर्द घूमती रही है। तो बताइए, क्या ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रह चुके थे, या सी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे, या डी मणिपुर के? तो इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका आंसर होगा अजित जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित योगी नौकरशाह से राजनेता बने थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वह नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे, जो कि सबसे पहला मुख्यमंत्री था छत्तीसगढ़ का। जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी। वह अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा ही अजीत योगी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अजीत योगी, जो कि 2 बार राज्यसभा सदस्य थे, 2 रह चुके थे, 2 बार लोकसभा सदस्य, 1 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा उनके खाते में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का
राष्ट्रीय प्रवक्ता रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। छत्तीसगढ़ में हमेशा ही इनका राजनीति में एक अलग ही किरदार रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, जिसका आंसर आप बताएंगे, मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा। आप बताइए, हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? मतलब 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस। तो बताइए, क्या ये 10वां भूख दिवस था, विश्व भूख दिवस था, या 13वां विश्व भूख दिवस था, या 15वां विश्व भूख दिवस था, या डी 20वां विश्व भूख दिवस था? बताइए। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और विश्व भूख दिवस के बारे में आप कुछ जानकारी जानते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कि मैं आपकी जानकारियों को औरों तक भी पहुंचा पाऊँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।